हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहाँ बहुत कम इंसान जिंदा बचे हुए हैं। और इस मूवी का नाम है 28 ईयर्स लेटर। और इस मूवी के 2 और पार्ट्स आ चुके हैं जो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। उन दोनों पार्ट्स में होता ये है, साइंस लैब से एक वायरस आउटब्रेक कर जाता है, जिस वजह से वो वायरस पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल जाता है। जो भी ह्यूमंस उस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं वो सभी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, और ये ज़ॉम्बीज अगर किसी पर्सन को काट लें तो वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएगा। स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले आप हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल सके और न्यू वीडियोस बनाने के लिए आपसे मोटिवेशन भी। और हमें कमेंट में बताइए कि अगली मूवी में किसको एक्सप्लेन करूं। तो कहानी की शुरुआत में हम जिमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ टीवी पर कुछ कार्टून देखता है। लेकिन तभी कोई उसके गेट पे बहुत तेज तेज नॉक करने लगता है, जिससे सभी बच्चे डरने लग जाते हैं। जिमी हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बहुत सारे ज़ॉम्बी उस कमरे में आके उन सभी बच्चों पे अटैक करने लग जाते हैं। जिम्मी दरवाजे के पीछे छुपे होने की वजह से वो ज़ॉम्बी से बच जाता है। जिसके बाद जिम्मी अपने फादर के पास जाता है, जो कि एक चर्च के फादर हैं। लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और जिम्मी के फादर उसे भगा देते हैं। जिसके बाद कहानी 28 साल बाद शुरू होती है, जिसमें हम जिम्मी को देखते हैं, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जिसका एक बेटा भी है। उसका नाम वो स्पाइक रखता है, जिसकी एज तकरीबन 14-15 साल होगी। जहाँ हमें पता चलता है जिम्मी और भी सारे सर्वाइवर इस वक्त अभी जिंदा हैं, जो कि इस वक्त मिनी आइलैंड पे रह रहे होते हैं। और यहाँ के लोग ना ही सेल फोन यूज कर पाते हैं और ना ही इनके पास कोई एडवांस वेपन है। ये लोग ज़ॉम्बीज का सामना अपने तीर और कमान से करते हैं। वहीं हम कहानी में स्पाइक को देखते हैं। 15 साल का होने की वजह से उसके फादर जिम्मी उसे शिकार भी ले जाना चाहते हैं। जिसके बाद स्पाइक अपनी माँ से मिलने के लिए ऊपर जाता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और ना ही इस आइलैंड के लोगों के पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो पता कर सकें कि स्पाइक की माँ को कौन सी बीमारी है। अपनी माँ से मिलने के बाद स्पाइक अपने फादर के साथ बाहर शिकार पे जाता है, जहाँ हम आउटवर्ल्ड को देख सकते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। कई सारी जगहों पे नए नए जंगल भी बन चुके हैं। स्पाइक और जिम्मी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बाप बेटे ज़ॉम्बीज का शिकार करने के लिए आए हैं। जिम्मी स्पाइक को उन ज़ॉम्बीज के बारे में डिटेल्स बताता है और उनकी कमजोरियां भी। तभी हम उस जंगल में एक रेंगने वाले ज़ॉम्बी को देखते हैं। उसका पिता बताता है कि ये ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा स्लो होते हैं और इनकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी होती है, और अगर तुम्हें इन्हें मारना है तो इनकी गर्दन को टारगेट करना होगा। जिसके बाद जिम्मी स्पाइक से कहता है कि तुम उस ज़ॉम्बी को मार डालो, जिस पर स्पाइक अपने तीर धनुष निकाल के उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत तेज चीखता है, जिस वजह से और ज़ॉम्बीज भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे वहाँ से भागते हैं और उन ज़ॉम्बीज को भी मार गिराते हैं। जिसके बाद जिम्मी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके बेटे ने बहुत ज्यादा बहादुरी वाला काम किया है। जिसके बाद वो दोनों जंगल के काफी ज्यादा अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें वहीं पर एक घर दिखाई देता है, जिसमें दोनों बाप बेटे उस घर के अंदर चले जाते हैं, ताकि उस घर से कोई भी जरूरी का सामान ले सकें। जिम्मी उस घर में से मेटल की चीजें निकाल लेता है, जैसे चम्मच वगैरह। लेकिन जब वो लोग उस घर को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं, तभी एक बहुत तेज आवाज आती है। तो वो लोग उस कमरे की तरफ जाते हैं जिससे आवाजें आ रही होती हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि एक इंसान उल्टा लटका हुआ है, जिसको कुछ कौवे उसके मांस को खा रहे हैं, और उसकी बॉडी पर ज़ॉम्बी बाइट भी है, यानी वो एक इन्फेक्टेड हो चुका है। जिस वजह से जिम्मी अपने बेटे से कहता है कि तुम उस इंसान को मार दो, लेकिन स्पाइक काफी ज्यादा हिचकिचाता है। तो जिम्मी उसे समझाता है और कहता है कि ऐसी चीजें तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाएंगी, क्योंकि अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो ऐसी चीजों का सामना करना ही होगा। जिसके बाद स्पाइक उस लटके हुए इंसान को मार देता है और आगे निकल जाते हैं। वो लोग उस जंगल के काफी ज्यादा अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे मरे हुए इंसानों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होती हैं। जिम्मी ये सारी बॉडीज देख के समझ जाता है कि ये काम अल्फा वायरस का है, और जो भी ह्यूमन अल्फा वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद जिम्मी अपने बेटे से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, जिससे वो लोग उस जंगल से बाहर निकल आते हैं और एक खुले मैदान में आ जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को एक अल्फा ज़ॉम्बी देख लेता है, जो कि उन लोगों को देखकर काफी तेज चिल्लाता है, जिस वजह से बाकी के ज़ॉम्बी उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और वो लोग फिर से जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। जेमी और स्पाइक बारी बारी उन ज़ॉम्बीज को मारते भी, ताकि वो ज़ॉम्बी उनके पीछे ना आ पाए। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो लोग भागकर उसी घर में आ जाते हैं और उस घर की एटीक में
छुप जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है, जिस वजह से उन लोगों को उसी घर में आज रात के लिए रुकना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम आइलैंड पर लोगों को देखते हैं जो कि स्पाइक का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि स्पाइक पहली बार शिकार पर गया है। स्पाइक के शिकार करने की वजह से वो लोग वहाँ पर सेलिब्रेशन का आयोजन रखते हैं। वही सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम स्पाइक और जेमी को देखते हैं, जहाँ जेमी एटिक से झांकता है और देखता है कि वो अल्फा ज़ॉम्बी अभी भी उन लोगों की ही तरफ देख रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि अभी नीचे जाना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि वो अल्फा ज़ॉम्बी अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। तभी स्पाइक अपने फादर से बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, कि अगर मैं अच्छे से ज़ॉम्बीज का सामना करता तो हम यहाँ नहीं फंसते। जिस पर जेमी उससे कहता है कि नहीं बेटा, तुम मुझसे कई गुना ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं धनुष और बाण पकड़ नहीं पाता था। वो दोनों वहाँ पर आराम करने लगते हैं और रात हो जाती है। तो वहीं स्पाइक की नजर एक आग पे पड़ती है और वो अपने फादर से पूछता है कि जंगल के बीच में आग कैसी लग सकती है। तो जेमी उससे कहता है कि वहाँ पर हो सकता है कोई इंसान हो जो अभी भी जिंदा हो, लेकिन हम लोग उनका भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता उनका स्वभाव अलग हो। लेकिन तभी उस घर के पास से बहुत सारे जानवर भागकर निकलते हैं। वो घर काफी ज्यादा पुराना था, जिस वजह से वो घर हिलने लग जाता है। उस घर की दीवारें और छत टूटने लग जाती हैं, जिस वजह से जेमी और स्पाइक को वहाँ से भागना पड़ता है। ज़ॉम्बीज की वजह से वो लोग इस घर में अब रुक तो नहीं सकते थे, इस वजह से वो लोग अपने घर वापस जाने की सोचते हैं। वो लोग फिर अपने आइलैंड के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से उनका बनाया हुआ ब्रिज अब डूब चुका है। तो जिम्मी अपने बेटे से कहता है कि जिस तरफ मैं भागूं उसी तरफ तुम भी आना। और वो लोग रास्ता पार करने ही वाले होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं कि उनका घर अब पास में है। लेकिन तभी जिम्मी पीछे मुड़ के देखता है और उसे पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी उनके पीछे आ रहा है, जो कि कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं, एक अल्फा ज़ॉम्बी है। वो लोग डर की वजह से और तेज भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी उन लोगों से बहुत ज्यादा तेज होता है और वो उन दोनों के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जिस वजह से जिम्मी और स्पाइक उस पर बहुत ज्यादा तीर मारते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। जिम्मी बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिस वजह से वहाँ आइलैंड के लोग जाग जाते हैं और उस ज़ॉम्बी पर एक एरो छोड़ते हैं, जिस वजह से वो अल्फा ज़ॉम्बी मर जाता है। इन दोनों के वापस आने की खुशी में सभी आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, और खासकर स्पाइक के लिए, क्योंकि स्पाइक पहली बार आउटवर्ल्ड में गया था। सभी लोग स्पाइक के लिए बहुत ज्यादा चीयर करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। पार्टी के बाद स्पाइक अपने अंकल के पास जाता है, जिससे वो कुछ बात करना चाहता है। अंकल उससे कहते हैं कि बेटा, ये पार्टी तुम्हारी थी और तुम पार्टी को छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? तो वो बताता है कि उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा चिंता है और वो इसीलिए वहाँ पे आया है। और वो अंकल को ये भी बताता है कि उसने जंगल में एक जगह पर आग भी जलते हुए देखी थी। ये बात सुन के अंकल काफी ज्यादा हंसते हैं और स्पाइक से कहते हैं कि वो उन्हीं का दोस्त है जिसका नाम डॉक्टर कार्लसन है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसी जगह पर क्यों रहना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह में जिम्मी को घर वापस आते हुए देखते हैं, जहाँ स्पाइक उससे पूछता है कि आपने डॉक्टर कार्लसन के बारे में झूठ क्यों कहा, क्योंकि उसके अंकल ने बताया है कि वो एक डॉक्टर है, कोई पागल नहीं। तो हो सकता है वो उसकी मॉम का इलाज कर सके, और अगर वो अभी तक पागल होते तो ज़ॉम्बी उन्हें मार डालते। तो जिम्मी उससे कहता है कि मैंने उन्हें बहुत साल पहले देखा था, जब वो बहुत सारी लाशों को जला रहे थे, जो कि उसे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था, जिस वजह से वो उन्हीं को वहीं पे छोड़ के वापस आ गया। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पाइक को एक जगह पर आग लगाते हुए देखते हैं। वो भागकर गेट के लोगों के पास जाता है और कहता है कि आग लगी, आग बुझाने के लिए सबको आना होगा। जब सभी लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं तो स्पाइक अपनी मॉम के साथ उस आइलैंड से बाहर निकल जाता है, और ये काम वो काफी ज्यादा शांत तरीके से करता है, ताकि वो नहीं चाहता कि किसी और को पता चले कि वो कहाँ जा रहा है। आइलैंड से बाहर निकलने के बाद उसकी मॉम स्पाइक से पूछती है कि बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो स्पाइक बोलता है कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो हो सकता है आपका इलाज कर सके। जिसके बाद वो दोनों लोग एक लंबे सफर पे निकल जाते हैं, और शाम होने की वजह से वो दोनों लोग एक खंडर वाली जगह पे रुक जाते हैं, और स्पाइक रात को वहाँ पे निगरानी भी करता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे ही स्पाइक को भी नींद आ जाती है। जब वो सो रहा होता है तभी रेंगने वाले ज़ॉम्बी उसके पास आ जाते हैं। उसकी मॉम उस ज़ॉम्बी को देख लेती है और वो उस ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह से वहीं पे मार डालती है। लेकिन जब सुबह होती है तो उसे नहीं पता होता कि उस ज़ॉम्बी को किसने मारा है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्पाइक की मॉम काफी सारी चीजें भूल जाती हैं। वहीं हम सोल्जर्स को देखते हैं जिनके पास गन्स होती हैं, जिसकी मदद से वो लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन सारे सोल्जर्स मर जाते हैं, पर सिर्फ एक सोल्जर बचता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्पाइक और उसकी मॉम को देखते हैं जो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो लोग एक सरसों के खेत से गुजर ही रहे होते हैं कि स्पाइक की मॉम स्पाइक को फादर कह के बुलाती है,
क्योंकि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो उसकी यादें उसके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं और जो उनके पीछे पड़ जाते हैं। स्पाइक और उसकी मॉम भागने लग जाते हैं और भागते हुए एक गैस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। ये गैस स्टेशन काफी टाइम से बंद होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी गैस भरी हुई होती है और ज़ॉम्बी इनके पीछे आ जाते हैं। उस गैस की वजह से स्पाइक की मॉम सफोकेट करना शुरू कर जाती हैं और ज़ॉम्बीज भी उस गैस स्टेशन के अंदर घुस आते हैं और अब स्पाइक को भी लगने लगता है कि वो मरने वाला है। लेकिन तभी वो सोल्जर आता है जो भी बच गया था। वो आकर स्पाइक से कहता है कि जल्दी से नीचे लेट जाओ, जिस पर स्पाइक और उसकी मॉम दोनों लोग नीचे लेट जाते हैं और वो सोल्जर फायर करता है। जैसे ही वो फायर करता है चिंगारी से सारी गैस एकदम से धमाका करती है और सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर भी इन लोगों के साथ हो जाता है और वो बताता है कि वो स्वीडन से आया है और उसे टास्क दिया जाता है कि वो यहाँ आके ज़ॉम्बीज को मारे। लेकिन इस बार उसकी टीम से कोई नहीं बचता सिवाय उसके। लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से वो उन्हीं के साथ हो जाता है। इस जर्नी के दौरान स्पाइक और उस सोल्जर की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अपना नाम एरिक बताता है। वो सोल्जर स्पाइक को अपना फोन भी दिखाता है, जिस पर स्पाइक कहता है कि ये क्या है, क्योंकि स्पाइक काफी टाइम से उसी आइलैंड पे रह रहा है तो उसे बाहर की चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर स्पाइक की मॉम चुपचाप से कहीं चली जाती हैं। इसके बाद हम उन्हें एक मेट्रो में देखते हैं जो कि एक प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी को देख रही होती हैं, जो कि उस ज़ॉम्बी से बचते हुए उसके पेट से वो बच्चा बाहर निकाल लेती हैं। और हैरानी की बात तब होती है कि जो बच्चा ज़ॉम्बी ने पैदा किया है वो एकदम से बिल्कुल ठीक था, उस पर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइक और एरिक आ जाते हैं। एरिक जैसे ही उस बच्चे को देखता है तो वो उसे मारना चाहता है और स्पाइक की मॉम उसे बचाना चाहती है, जिससे वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है। एरिक अपनी गन को स्पाइक के सामने कर देता है और कहता है कि बच्चे को यहाँ पर जल्दी से रख दो। लेकिन तभी वहाँ पर वो अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है और वो एरिक के सिर को एक झटके में उखाड़ के अलग कर देता है। स्पाइक और उसकी मॉम वहाँ से भागने लग जाते हैं। अल्फा ज़ॉम्बी उस प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी के पास जाता है और देखता है तो उसके अंदर बच्चा नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्पाइक के पीछे पड़ जाता है। स्पाइक उस ज़ॉम्बी पे बहुत सारे तीर चलाता है लेकिन उस पर तीरों का कोई असर नहीं हो रहा होता। अल्फा ज़ॉम्बी स्पाइक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर कार्लसन आ जाते हैं और वो उस ज़ॉम्बी को एक बेहोशी वाली इंजेक्शन दे देते हैं, जिस वजह से वो अल्फा ज़ॉम्बी वहीं पर फ्रीज हो जाता है। डॉक्टर कार्लसन कहते हैं कि इस ज़ॉम्बी को होश आने से पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर कार्लसन उन दोनों को अपने साथ अपनी जगह पर ले आता है, जहाँ का नजारा देखकर स्पाइक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर कार्लसन ने वहाँ पर बहुत सारी हड्डियों से इमारतें बनाई थी और खोपड़ियों से सबसे बड़ा टावर बनाया था, जो स्पाइक को बताता है कि उसका यही काम है और इतने सालों में तुम पहले इंसान हो जिससे वो बात कर पा रहा है, वरना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही आते हैं। स्पाइक डॉक्टर कार्लसन को बताता है कि उसे एक बेबी मिला है जो कि एक ज़ॉम्बी से पैदा हुआ है। ज़ॉम्बी से पैदा होने के बावजूद भी उस पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। डॉक्टर कार्लसन स्पाइक से कहते हैं कि उस बेबी को जिंदा रखने के लिए उसे दूध की जरूरत पड़ेगी, बिना दूध के वो बहुत जल्दी ही मर जाएगा। स्पाइक डॉक्टर कार्लसन को अपनी मॉम की बीमारी के बारे में भी बताता है, लेकिन डॉक्टर कार्लसन कहते हैं कि उसके पास कोई भी औजार नहीं है जिससे वो उसकी मॉम की बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन फिर भी वो उसकी मॉम को चेक करता है और नतीजे पे पहुंचता है। कहता है कि तुम्हारी मॉम को कैंसर है और हो सकता है अब वो कुछ ही दिन और जिंदा रह पाएंगे। ये सब सुन के स्पाइक रोने लग जाता है और डॉक्टर कार्लसन उसे समझाते हैं, बेटा जो भी इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है, फिर चाहे तुम हो या मैं, हम सबको एक ना एक दिन मरना है। जिसके बाद स्पाइक की मॉम उसको हक करती है। इतने में डॉक्टर कार्लसन स्पाइक को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देते हैं और उसकी मॉम को लेकर चले जाते हैं, यानी वो उसे मार देगा। जिसके बाद वो स्पाइक की मॉम की खोपड़ी को उसके पास ले आता है और स्पाइक से कहता है कि तुम इस स्कल को वहाँ लगाओ जहाँ पर तुम इसे लगाना चाहते हो। जिसके बाद स्पाइक उस खोपड़ी को उठाकर सबसे ऊपर रख देता है और ऐसी जगह रखता है जहाँ से वो सूरज को उगते हुए देख सके। सुबह होते ही वो अल्फा ज़ॉम्बी उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों गटर जैसी जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी बहुत तेज होता है और वो अपना हाथ डाल के डॉक्टर कार्लसन को पकड़ लेता है। लेकिन स्पाइक उस ज़ॉम्बी को फिर से बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देता है। जिसके बाद डॉक्टर कार्लसन कहते हैं कि तुम वहाँ चले जाओ जहाँ से तुम आए हो, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जिसके बाद स्पाइक उस बेबी को लेकर अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन वो घर नहीं जाता। वो उस बेबी को आइलैंड के गेट पर छोड़ जाता है और खुद जंगल में चला जाता है ताकि वो अपने आप को पहचान सके और वो बेबी के साथ
में अपने फादर के लिए लेटर भी छोड़ देता है, जिससे वो काफी सारी बातें शेयर करता है और अपनी मॉम के बारे में भी बताता है। ये देखकर जेमी अपने बेटे से मिलना चाहता है, लेकिन वो जब बाहर निकलता है तो उसे उसका बेटा नहीं मिलता। जिसके बाद हम स्पाइक को देखते हैं जो कि जंगलों में घूम रहा है, लेकिन तभी स्पाइक पे एक ज़ॉम्बी अटैक करता है और वो उस ज़ॉम्बी को बड़े ही आसानी से मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और जिस वजह से स्पाइक को वहाँ से भागना पड़ता है। एक जगह पे स्पाइक फंस जाता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी उसके सामने से आ रहे होते हैं, तो वो अपना वो एंड एरो उठा के एक ज़ॉम्बी को मार देता है। ये सारी चीजें एक लड़का देख रहा होता है जो कि सोने चांदी की चीजें पहने हुए होता है और उसके साथ उसका काफी कूल ग्रुप होता है। वो स्पाइक की शॉट को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और स्पाइक को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का और उनका ग्रुप उन ज़ॉम्बीज का सामना बड़े ही कूल तरह से करते हैं। ये देख के स्पाइक भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हो सकता है इस कहानी का अगला पार्ट भी आए, क्योंकि जो बेबी पैदा हुआ है वो इन्फेक्टेड नहीं था, जिस वजह से हो सकता है कि वो इस बीमारी का एंटीडोट बना सकें और इस दुनिया को पहले जैसा बना दें। बाकी आपको क्या एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।